हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स विजडम एकेडमी में। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, दैट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए, जहां पर हमें करंट और वोल्टेजेस निकालनी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत इजीली सोल्व कर देता है। बट बहुत सारे बच्चों को ये जो लॉ है समझ में नहीं आता। अब आता है तो फिर किस तरह से न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई किया जाता है वो नहीं समझ में आता। आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि अगर किरचॉफ लॉ के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है, कोई भी स्टेटमेंट आती है, तो आप किस तरह से उसको सोल्व कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आज किरचॉफ लॉ किस तरह से आपको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में। और जिस तरीके को मैं आपको बता रहा हूं, ये आप इसमें ज्यादा दिमाग यूज मत करना। एक सिंपल तरीका मैं लगाऊंगा और बहुत सिंपली समझ में भी आ जाएगा। हर टीचर अपने अपने ढंग से करवाता है, बट आप एक बार मेरा जो मेथड है उसको ट्राई करना और इसको देखना कि किस तरह से ये आपके लिए इजी रहता है। ठीक है, ये बहुत इजी रहेगा। आप एक बार समझना इसको अच्छे से और फिर न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना। आपको ये पर्सनली लगेगा कि ये जो मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इजी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हमें किरचॉफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलेज है, मेथड है सोल्व करने के लिए, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। किरचॉफ लॉ जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत इजी तरीके से उसमें करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता है। इसकी दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट जो है अलग अलग तरीके से करंट और वोल्टेजेस के साथ लिंक करती है और इसमें हम बड़े से बड़े सर्किट को जो है बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं जिनको हम और भी मेथड या और भी लॉज से यूज करते हैं, उसके लिए आगे आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। बट टिल नाउ हम जो है किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं। अब किरचॉफ लॉ के लिए हमें सबसे पहले इसकी दो दो स्टेटमेंट है वो जाननी जरूरी है। पहला लॉ जो होता है जिसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ, इट इज कॉल्ड द जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ जो होता है किरचॉफ का उसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या कहता है? जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ कहता है कि अब जंक्शन होता क्या, आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा। जंक्शन, रेलवे स्टेशन जंक्शन बोला जाता है, नई दिल्ली जंक्शन बोला जाता है। हर किसी को जंक्शन नहीं बोला जाता। आपका अगर कोई भी स्टेशन है, ठीक है, कहीं का भी एक ऐसी सी गांव का या कोई ऐसा शहर जहां पर कोई फेमस नहीं है, जहां पे सिर्फ ट्रेन रुकती है और चली जाती है, उसको जंक्शन नहीं बोला जाता। बट जहां बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, जैसे आपका नई दिल्ली स्टेशन, ठीक है, ये जो है आपका जंक्शन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक ही समय में बहुत सारी जो ट्रेन है वो आ सकती है, रुक सकती है, रुकने के बाद यहां से चल के जा सकती है। तो ये एक तरह से क्या है, आपका एक ऐसा एरिया है जहां पर आपकी आती भी है ट्रेन और यहां से जाती भी है। ऐसे ही हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट से ब्रांचेस निकलती है। इन ब्रांचेस से क्या हो रहा है, करंट आ भी रहा है और जा भी रहा है। सपोज इस वाली ब्रांच से करंट आई एंटर करता है, इस वाली ब्रांच से करंट I2 एंटर कर रहा है और इससे I3 एंटर कर रहा है। किस जंक्शन पर? इस वाले जंक्शन पर, जिसको हम ए ले लेते हैं। अब यहां से जो है करंट I4 आपका लीव कर रहा है और यहां से आपका जो है करंट I5 लीव कर रहा है। जंक्शन लॉ हमें ये बताता है कि जितना करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या जंक्शन पर एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव करेगा। दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू I4 प्लस I5। ये जो है करंट एंटरिंग एट द जंक्शन एंड दिस इज द करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। और देन I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो टोटल करंट होगा एक जंक्शन पर वो क्या रहेगा, 0। यानी ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा करंट यहां पर रुक जाएगा, रह जाएगा, नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो नेट करंट है एट द जंक्शन वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इट इज कॉल्ड द जंक्शन लॉ and it is based on the conservation of electric charge।
कि जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज लीव करेगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये जो लॉ है ये क्लोज सर्किट में भी एप्लीकेबल है और ओपन सर्किट में भी एप्लीकेबल है, ये दोनों सर्किट में एप्लीकेबल होता है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, सेकंड लॉ पे, किर्चॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लूप रूल या फिर लूप लॉ बोल देते हैं या फिर हम वोल्टेज लॉ बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर मैं जो है इसको वोल्टेज लॉ बोल रहा हूं और कभी कभार इसको लूप रूल भी बोल देते हैं, सबके अपने अपने तरीके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वोल्टेज लॉ हमें बताता है कि अगर एक आपके पास सर्किट है, क्लोज सर्किट है, तो उस क्लोज सर्किट में जो है आपका जितनी भी वोल्टेज है या जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्सेज हैं, चाहे वो सेल हो चाहे वो रजिस्टर हो, उन सबका जो सम है वो जीरो आता है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर अगर मैं सबका सम करता हूं तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, इसको याद रखना, इसको हम अप्लाई करेंगे। और अप्लाई क्या करना है, उससे पहले मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूं जो आपको अप्लाई करने होंगे न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहले देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कहां बनता है, या तो सेल के अक्रॉस बनेगा या फिर रजिस्टर के अक्रॉस बनेगा। अगर मैं सेल के अक्रॉस बात करूं तो ये होता है आपका पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। ठीक है, और मैं दोबारा सेल बना रहा हूं क्योंकि मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी। यहां पर फिर रजिस्टर बना रहा हूं इस तरह से, इसकी वैल्यू आर ले लेते हैं और इसका ईएमएफ ई हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, हमें किस तरह से जो है वोल्टेजेस लेनी है सर्किट में, वो मैं बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द किर्चॉफ सेकंड लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो किर्चॉफ सेकंड लॉ होता है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है, और उसमें आपके क्योंकि ईएमएफ जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जी से लिंक करता है, तो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है एक पर्टिकुलर लूप के लिए। आइए अब न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं इसको। We have a circuit. In this circuit, we have two cells of 24 volt and 27 volt connected in the circuit, and there is a 2 ohm resistor which is in series with the 24 volt cell, and 6 ohm resistor which is connected to the 27 volt cell. और यहां पर जो ये लास्ट वाला रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 4 ohm. We have to find out the value of I1, I2 and I3. I1, I2 और I1, I2, I2 जो है हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, सो I1, I2 एंड I3 हम जो है हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां पे ध्यान रखना आप क्या, कि जो करंट की डायरेक्शन हमने ली है, जरूरी नहीं है कि ये जो डायरेक्शन है स्टैंडर्ड है, आप अपने से कुछ भी ले लो, सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा। अगर आपने अपोजिट लिया डायरेक्शन तो आपका जो है नेगेटिव आ जाएगा, और अगर आपने सही डायरेक्शन लिया तो पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस रूल की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क है, और वो इसलिए आप न्यूमेरिकल से समझ जाओगे। अब यहां पर मैं पहले नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी डी ई और ये एफ, और यहां पर मैं दो लूप कंसीडर करूंगा, एक तो ये वाला ए बी सी एफ वाला और एक ये वाला एफ सी डी ई वाला। अब उससे पहले आपको क्या काम करना है, इन रजिस्टर के जो है पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने हैं। अब देखिए इस वाले लूप में, देखिए बीच वाले में यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, तो जहां से करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव। यहां पे करंट इस तरह से जा रहा है, यानी कि ये होगा तो ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इस वाले सर्किट में ये हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सबसे पहला आपका काम होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव ही डिसाइड कर लो कि पॉजिटिव किधर आएगा और नेगेटिव कब आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको लूप लगाना है, लूप रूल लगाना है। सो अप्लाइंग वोल्टेज
लो इन लूप ABCF। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहां से, यहां ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ए से स्टार्ट किया, पहला कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा पॉजिटिव 24। फिर यहां पर है, यहां पे पहला टर्मिनल, पहला जो साइन आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है, लूप की डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन में माइनस आ रहा है, और यहां से करंट कितना पास हो रहा है, I1, तो ये हो जाएगा 2I1। बी और सी के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता यहां पे। अब सी से लेकर एफ तक अगर आप जाओगे तो यहां पे पहला नेगेटिव आएगा, तो ये -6। करंट कौन सा है यहाँ पे, I2, तो ये हो जाएगा I2। और सेल का पहला कौन सा आ रहा है, लूप की डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन में देखना, लूप की डायरेक्शन में सेल का पहला है नेगेटिव, तो ये हो गया -27 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऐसे आपको लिखना है, जो भी टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाएगी और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 आएगा। ये हमेशा याद रखना है, इसी तरह से हमें अप्लाई करना है कि इस तरफ हमें 0 रखना है, और ये वाले जो साइन है वो आपके इस तरह से फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आएगा -2I1 -6I2 -3 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये देन आपका हो जाएगा 2I1 + 6I2 इक्वल टू -3। उधर जब जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो दोबारा से नेगेटिव हो गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाइंग अगेन वोल्टेज रूल, voltage law in loop in voltage in loop FCDE। ओके, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो पहला आपका क्या हो गया, 27 पॉजिटिव आ रहा था तो पॉजिटिव, यहां पर आपका पहला पॉजिटिव आ रहा है तो ये हो गया +6I2। सी से लेकर डी तक कोई एलिमेंट नहीं है, डी से लेकर ई तक सिर्फ एक है, दैट इज 4 और -4I3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 6I2 -4I3 इक्वल टू -27। वेरिएबल कितने, 3, इक्वेशन कितनी मिली, 2, तो सोल्व नहीं हो सकती अभी। 3 वेरिएबल के साथ 3 इक्वेशन होनी बहुत जरूरी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जंक्शन लॉ अप्लाई करता हूं। एट जंक्शन F, अगर आप जंक्शन F पे देखोगे, I1 एंटर कर रहा है, I2 I3 लीव कर रहे हैं, तो I1 इज इक्वल टू I2 + I3। अब इसकी वैल्यू आप किसी में भी अप्लाई कर दो, बट इस तरह से अप्लाई करो कि जो है आपका एक हट जाए। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं, ठीक है, इक्वेशन 1, इसको आप 3 दे दो, पुट 3 in 1, तो 1 में जब हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 2I2 + 2I3 + 6I2 इक्वल टू -3, और यहां से ये हो जाएगा आपका देन 8I2 + 2I3 इक्वल टू -3। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को आप सोल्व कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल आपको इस तरह से सोल्व करने हैं। अभी मैं आगे भी करवाता हूं। नाउ इस वाली इक्वेशन यानी 4 इक्वेशन को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16I2 + 4I3 इक्वल टू -6, और इक्वेशन नंबर 2 को इसके नीचे लिखेंगे और ऐड कर देंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ऐड करा, ये कैंसिल हो गया, 4I3 और यहां पर आपका आ गया 22I2 इक्वल टू -33, कैंसिल, तो I2 आपका आ गया -3/2 विच इज इक्वल टू -1.5 एम्पियर। ठीक है,
तो I2 की वैल्यू आ जाएगी -1.5 एम्पियर। अब इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट करो, ठीक है, तो आपके जो है I3 और I1 भी निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, I1 जो आएगा वो है आपका 3 एम्पियर और I3 जो आएगा वो आपका होगा 4.5 एम्पियर। नेगेटिव साइन जो आ रहा है I2 में वो हमें ये बता रहा है कि जो हमने डायरेक्शन लिया है करंट की वो हमारी जो है अपोजिट है, ठीक है, यानी कि गलत है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन से आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको और भी अगर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता देना, मैं और भी वीडियो बना के इसके जो थोड़े टफ लेवल के न्यूमेरिकल्स है वो जो है आपको अपलोड कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को अगेन सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।